सुप्रभात बेटा। क्लास 12 रसायन विज्ञान के पीरियड में मैं तुम सभी का फिर से स्वागत करती हूँ एक बार और उम्मीद करती हूँ कि तुम सभी इस वीडियो को देख रहे हो। अपनी क्लास के सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ थोड़ा रासायनिक समीकरण इसमें आएंगे इस वाले भाग में, लेकिन रासायनिक समीकरण आसान है। अगर ये याद रखोगे कि हम रासायनिक अभिक्रिया को किस लिए करा रहे हैं, किसके साथ करा रहे हैं, तो फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। देखो, कल हमने चैप्टर 6 केमिस्ट्री का स्टार्ट किया था और चैप्टर 6 निष्कर्षण के सिद्धांत है। निष्कर्षण के सिद्धांत हम पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था कि इसको 4-5 भागों में विभाजित किया जाता है। जो पूरा धातु के अयस्क से बनाने का जो पूरा प्रक्रम है उसको 4 या 5 भागों में विभाजित किया जाता है। देखो, सामान्यतः 4 भागों में विभाजित करते हैं तो मैंने 4 के नाम कल लिखे थे। उनमें से पहला था, एक बार वापस उसको रिवाइज कराती हूँ, तुम्हारा जो कल की वीडियो में आ चुका है, ठीक है। लेकिन कल की वीडियो देखनी पड़ेगी उसके लिए, उस पार्ट के लिए मैं केवल नाम तुम्हें बता दूंगी प्रोसेस के। जो पहला था, हम क्या करते थे, हमने अयस्क को पीसने का काम किया था सबसे पहले, ठीक है। क्योंकि अयस्क या तो चट्टानों के ऊपर पाया जाता है या ज़मीन में नीचे दबा हुआ पाया जाता है, तो उसको बड़े बड़े ढेले से उसको पाउडर के रूप में लाने के लिए हमको पीसना पड़ता है पहले। दूसरा हमने क्या किया था कि उसको सांद्रित करने का काम किया था। अयस्क का सांद्रण हमारा दूसरा प्रकार था। उस अयस्क के सांद्रण को फिर से कई भागों में विभाजित किया गया था। जैसे एक भाग तुमने पढ़ा था कि जो गुरुत्वीय पृथक्करण है, दूसरा तुमने पढ़ा था कि जो चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है, और अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर रासायनिक पृथक्करण। ये रासायनिक पृथक्करण मैंने तुम्हें कल नहीं बताया था क्योंकि रासायनिक पृथक्करण थोड़ा बड़ा भाग है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो वो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ। देखो, रासायनिक पृथक्करण में क्या किया जाता है, रासायनिक पृथक्करण में जो अपना अयस्क है उस अयस्क को एक विलायक के अंदर घोल लेते हैं। वो विलायक ऐसा विलायक होता है कि जो अयस्क के साथ एक दूसरा यौगिक बनाएगा, जिस यौगिक को आसानी से तोड़कर हम अयस्क को वापस प्राप्त कर सकते हैं। ये बात समझ में आई। और उस विलायक के अंदर बाकी की जो अशुद्धियाँ हैं वो अशुद्धियाँ विलायक के अंदर नहीं घुलेंगी, केवल अयस्क ही विलायक के अंदर घुलता है। सिद्धांत समझ में आया। कोई भी एक ऐसा विलायक लिया जाता है जिसमें अयस्क घुल जाता है लेकिन अशुद्धियाँ नहीं घुलती हैं, तो अयस्क घुल जाएगा, इसका मतलब अशुद्धियाँ अलग हो गई हैं। अब हमें अयस्क को ही अलग उस विलायक से अलग करना है। बस हमारा काम इतना ही बचा है कि अयस्क को उस विलायक से अलग कर दें जो विलायक हमने मिलाया था उसके अंदर। देखो, कहाँ कहाँ पर ये रासायनिक पृथक्करण उपयोग में लाया जाता है। मैंने अभी जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, सिल्वर के लिए और गोल्ड के लिए लिखा हुआ है रासायनिक पृथक्करण, ठीक है। सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, इन दोनों के लिए रासायनिक पृथक्करण को उपयोग में लाया जाता है। इस पृथक्करण का दूसरा नाम लीचिंग भी है। लीचिंग मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है क्योंकि वो इसी पृथक्करण का दूसरा नाम है, लीचिंग, ठीक है। कैसे करते हैं समझो। देखो, बोर्ड के ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, सिल्वर और गोल्ड। एक चीज़ तुम्हें और याद दिलाती हूँ, मैंने तुम्हें कल बताया था कि सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम ऐसी धातु हैं जो आसानी से अभिक्रिया नहीं करती हैं। फिर मैंने यहाँ पर सिल्वर का क्लोराइड क्यों लिखा हुआ है, कारण क्या है, सिल्वर हैलोजन से अभिक्रिया कर लेती है, हैलोजन के साथ साथ सल्फर से अभिक्रिया कर लेती है। तो सिल्वर क्लोराइड के बदले हम यहाँ पर Ag2S भी ले सकते हैं। ये Ag2S के साथ रिएक्शन भी बुक में लिखी हुई होगी, दोनों एक ही जैसी रिएक्शन है, लेकिन ये भी ले सकते हैं। कारण देखो, सिल्वर के जो हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं, ऑर्नामेंट्स मतलब आभूषण जो पहनते हैं सिल्वर के, थोड़े टाइम के बाद काले पड़ने लगते हैं। कारण क्या है उसका कि सिल्वर जो वातावरण में उपस्थित हैलोजन है या वातावरण में उपस्थित जो सल्फर है, हैलोजन वैसे वातावरण में उपस्थित नहीं है, प्राकृतिक रूप से उपस्थित नहीं है, लेकिन जो प्रदूषण के कारण उपस्थित है, तो इन दोनों तत्वों से अभिक्रिया करती है। हैलोजन से भी अभिक्रिया करती है और इससे भी अभिक्रिया करती है, सल्फर से भी अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करके अपनी यौगिक बना लेती है। अब उस यौगिक को, जो यौगिक बना था सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ने हैलोजन के साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाया, उसको हमने घोल दिया सोडियम साइनाइड में। एक विलायक है सोडियम साइनाइड जो सिल्वर को आसानी से घोल लेता है, तो हमने इसको इस विलायक में घोल दिया। घोलने के बाद हमारा एक यौगिक बना NaAgCN2। ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है।
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब ये कोऑर्डिनेशन एक कंपाउंड की एक पूरी कैटेगरी होती है, पूरी एक क्लास होती है, जो कि उपसय संयोजकता वाले यौगिक होते हैं। उपसय संयोजक यौगिक का पूरा चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में है। उपसय संयोजकता वाले जो यौगिक होते हैं उनमें से एक यौगिक ये बन गया है, क्योंकि सिल्वर ये यौगिक बना सकती है। उसने बना लिया NaAgCN2। इस यौगिक का नाम मैं तुम्हें बता देती हूँ, लेकिन इस यौगिक का नाम दोबारा हम पढ़ेंगे अपने उपसय संयोजक यौगिक के चैप्टर में, तो मैं लिख नहीं रही हूँ नाम यहाँ पर। क्या यौगिक बनेगा? डाइसाइनो सोडियम डाइसाइनो आर्जेंटेट इसका नाम आएगा। नाम क्यों आया इसका डिस्कशन हम उसी चैप्टर में करेंगे। अब इसके बाद देखो अपने पास क्या था, सिल्वर क्लोराइड था, पूरा का पूरा घुल गया इसके अंदर, सोडियम क्लोराइड बन गया और यहाँ पर NaAgCN2 अपने पास एक उपसय संयोजक यौगिक बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिल्वर से अधिक क्रियाशील किसी धातु के साथ इसकी अभिक्रिया करा दें। जिंक धातु है जो सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, उसकी अभिक्रिया हमने करवाई इस यौगिक के साथ। करवाने पर क्या होगा, जहाँ पर सिल्वर लगा होगा वहाँ पर जिंक आ जाएगा Na2ZnCN4, क्योंकि Cn के 4 लगे हैं, सोडियम के 2 लगे हुए हैं, क्योंकि जिंक की जो उपसय संयोजकता है वो 4 होती है, सिल्वर की 2 होती है, जिंक की 4 होती है। ठीक है, तो Na2ZnCN4 और सिल्वर अलग निकल जाएगा। यही तो हम चाहते थे, हम यही चाहते थे कि सिल्वर जो अब सिल्वर के साथ कोई इम्प्योरिटी नहीं लगी हुई है, कोई अशुद्धि नहीं लगी हुई है, और हम यही चाहते थे कि जो सिल्वर का अयस्क है उसको इस विलायक में घोलकर पृथक कर लिया जाए, अशुद्धियों से पृथक कर लिया जाए, तो वो काम अपना हो गया है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया कि गोल्ड भी इसी आधार पर, रासायनिक पृथक्करण के आधार पर उसको भी अलग किया जाता है। कैसे अलग करते हैं? गोल्ड पूरी तरह से एक आदर्श धातु की भांति व्यवहार करता है, बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता, किसी के भी साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो नहीं अभिक्रिया करता तो मैंने इसको सिंगल लिख दिया गोल्ड को। गोल्ड ने NaCN के साथ अभिक्रिया की, लेकिन NaCN के साथ कर लेता है, करके उपसय संयोजक यौगिक बना देता है, अपनी मर्जी है, किसी के साथ नहीं करनी, NaCN के साथ अभिक्रिया करनी है, तो इसलिए हम उसका फायदा उठा लेते हैं, NaCN में ही घोल देते हैं गोल्ड को। हमने NaCN में गोल्ड को घोला, घोलने पर हमारा क्या बना, NaAuCN2। नाम क्या होगा इसका? सोडियम डाइसाइनोओरेट। नाम क्यों रखा, ये उपसय संयोजक यौगिक वाले चैप्टर में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है, अब ये यौगिक बन गया, जैसे सिल्वर का बना था ऐसे इसका बन गया। इसकी भी उपसय संयोजकता 2 है, इसलिए 2 CN इसके साथ लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 लगाया, ये 2 लग जाएंगे, NaAuCN2। अच्छा, अब इसके बाद आओ बेटा, ये जो NaAuCN2 बना है ये भी जिंक के साथ अभिक्रिया कर लेता है, जिंक धातु के साथ। कारण क्या है, जिंक धातु गोल्ड से और अधिक क्रियाशील है, सिल्वर से तो क्रियाशील थी, गोल्ड से और भी अधिक क्रियाशील है, तो ज्यादा क्रियाशीलता के कारण Na2ZnCN4 बन जाता है और गोल्ड बिल्कुल अलग हो जाता है, एकदम सेपरेट हो जाता है। और यही हम करना चाहते थे, हम यही काम तो करना था, हम इसी काम को करना चाहते थे, तो यही काम हो जाता है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर Na2 लगाओ और यहाँ भी Na2 लगाओ और ये Na2ZnCN4 आ गया और गोल्ड हमारा बिल्कुल अलग निकल चुका है। यही काम हम करना चाहते थे। तो सिल्वर को, गोल्ड को रासायनिक पृथक्करण के आधार पर हमने बिल्कुल अलग कर लिया है। अब इनको हम शुद्ध करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आओ बेटा, ये रासायनिक पृथक्करण हम एल्यूमिनियम के लिए भी उपयोग में लाते हैं, और एल्यूमिनियम के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, तो उपयोग में लाने के समय 3 प्रक्रियाएं होती हैं। उन 3 प्रक्रियाओं का आधार अलग अलग है, किस आधार पर कौन सी प्रक्रिया कराई जाती है। मैं तीनों ही प्रक्रियाएं बोर्ड पर लिख रही हूँ, जब तक तुम चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो बेटा, एल्यूमिनियम के लिए 3 प्रक्रियाएं उपयोग में लाई जाती हैं। पहली प्रक्रिया है बेयर की
विधि। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया है हॉल की विधि और तीसरी प्रक्रिया है सरफेट की विधि। ये बात समझ में आई? देखो, 3 प्रक्रियाएं हैं एल्यूमिनियम के लिए, बेयर की विधि, हॉल की विधि और सरफेट की विधि। तीनों विधियां अलग अलग क्यों हैं, जबकि एल्यूमिनियम तो एक ही है? इसमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है? एल्यूमिनियम का अयस्क। एल्यूमिनियम का अयस्क और विलायक, किस विलायक के अंदर? उसको घोला जाएगा। देखो, जो एल्यूमिनियम का अयस्क है, उस एल्यूमिनियम के अयस्क का Al2O3 into 2H2, ये बॉक्साइड अयस्क है। ये एल्यूमिनियम का अयस्क है जिसका नाम बॉक्साइड है। ये बॉक्साइड मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसमें हम तीनों में अलग अलग विलायक लेते हैं। किसमें कौन सा विलायक लेंगे, इसके साथ लिख रहे हैं। देखो, इसमें हम NaOH उपयोग में लाते हैं, इसमें हम Na2CO3 उपयोग में लाते हैं और इसमें हम कार्बन और नाइट्रोजन गैस इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है, उपयोग में लाने के पीछे कारण क्या है? अगर आयरन की इम्प्योरिटी, आयरन मतलब लोहा, लोहे की अशुद्धि अधिक है, लोहे की अशुद्धि अधिक है, इसमें सिलिका की अशुद्धि अधिक है, सिलिका की अशुद्धि। ठीक है, और यहां सारी अशुद्धि है, सभी अशुद्ध। ठीक है, देखो बेटा, एक बार सिंटेक्स से बता देती हूँ, क्योंकि यही सिद्धांत है, इसी सिद्धांत को तुम्हें याद रखना है और इस सिद्धांत के आधार पर ही तुम निर्धारित कर पाओगे कि हमें कौन सी विधि उपयोग में लानी है। केवल पहले वाली अभिक्रिया सारी विधियों में अलग है, बाकी की जो 2 विक्रियाएं हैं वो इन अभिक्रियाओं इन प्रक्रमों में समान ही आती है। देखो, बेयर की विधि में हमने विलायक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, हॉल विधि में विलायक के रूप में सोडियम कार्बोनेट लिया और सरफेट की विधि में विलायक के रूप में हमने चारकोल लिया और नाइट्रोजन गैस ली। समझ में आई बात? दूसरी बात, बेयर की विधि में NaOH क्यों लिया गया है? क्योंकि लोहे की अशुद्धि अधिक है। हॉल की विधि में सोडियम कार्बोनेट क्यों लिया गया है? क्योंकि सिलिका की अशुद्धि अधिक है। और सरफेट की विधि में कार्बन और नाइट्रोजन क्यों लिया गया है? क्योंकि सारी अशुद्धियां हैं, लोहे की अशुद्धि भी है, सिलिका की अशुद्धि भी है और उसके अलावा भी अशुद्धियां हैं इसके अंदर उपस्थित हैं, सारी अशुद्धियां हैं इसमें, तो तब सरफेट की विधि उपयोग में लाती हैं। अब देखो, एग्जाम में अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि बॉक्साइट अयस्क में सिलिका की अशुद्धि अधिक मिली हुई है, हम कौन सी विधि के द्वारा उसका रासायनिक पृथक्करण करेंगे? तो बीच वाली विधि हो गई अपनी। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न के पीछे तुम्हें सिद्धांत पूरा पता होना चाहिए। अब मैं अभिक्रियाएं लिखना शुरू करूंगी। देखो, अभिक्रियाओं में मैं तुम्हें 2 चीजें बता रही हूँ, क्योंकि अभिक्रियाओं में जैसे तुम्हें समस्या नहीं आए। हर एक अभिक्रिया में एक तो अपना अयस्क आएगा, क्योंकि हमारा मतलब तो अयस्क से ही है, एक तो अपना अयस्क आएगा और दूसरा अपना विलायक। ठीक है, ये चीजें हमें लेफ्ट साइड में पहली अभिक्रिया में लिखनी है। देखो, पहली अभिक्रिया में लिख देती हूँ उसकी Al2O3 into 2H2O plus 2NaOH बनेगा क्या? 2NaAlO2 plus 3H2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ठीक है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट एक यौगिक बन गया। अब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट क्योंकि पानी में घुला हुआ है, तो थोड़ी देर बाद इससे अभिक्रिया कर लेगा। NaAlO2 प्लस H2O और ये बना देगा AlOH3 प्लस NaOH।
ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया अपना, और ये ठोस पदार्थ। ये बात समझ में आई? अगर 11th का तुम्हें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट याद आ रहा है तो एक मैंने तुम्हें एक्सपेरिमेंट करवाया था जिसमें तुम्हें बताया था कि धुनी हुई रुई के जैसे अवक्षेप आते हैं। अवक्षेप बिखरे हुए होते हैं परख नली के अंदर, वो इसी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बना है। लेकिन यहाँ पर मैंने अवक्षेप नहीं लिखा, ठोस पदार्थ लिखा। कारण क्या है, यहाँ पर हम बहुत अधिक मात्रा में इसको बना रहे हैं, तो भले ही वो धुनी हुई रुई है लेकिन इतनी अधिक मात्रा में बनेगी तो वो ठोस पदार्थ के जैसे ही दिखाई देती है। अब क्या होगा, तीसरी अभिक्रिया में इसको गर्म कर देंगे। इसको गर्म करने पर ये अवक्षेप एल्यूमिनियम ऑक्साइड में और जल में अलग हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा 2AlOH3, गर्म कर दिया इसको, Al2O3 प्लस H2O, और ये अपने पास बन गया एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ में आएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हमने गर्म किया, गर्म करने पर Al2O3, एल्यूमिना इसका नाम है, एल्यूमिना बन गया और जल अलग हो गया उसमें से। जल किसके रूप में, जल वाष्प के रूप में अलग हो गया। ये बात आ गई समझ में? अच्छा, अब इसके बाद आता है बेटा 3H2O, ठीक है, 6 हो गया। हॉल की विधि में पहली अभिक्रिया Al2O3 into 2H2O प्लस Na2CO2 के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे। क्या अभिक्रिया होगी, 2NaAlO2, यही पदार्थ है जो यहाँ बना था, यही वापस यहाँ बना, सही, ठीक है, प्लस 2H2O प्लस 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, CO2 बाहर। ये बात आई समझ में? अच्छा, अब NaOH के बाद की अभिक्रिया बिल्कुल समान, सेम अभिक्रिया, ठीक है, समान अभिक्रिया। ये बात आई समझ में? NaAlO2 क्योंकि जल के साथ निकल रहा, जल से अभिक्रिया करेगा, वापस अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब गर्म करेंगे, गर्म करने पर एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अब चलते हैं सरफेट की विधि। सरफेट की विधि में Al2O3 2H2O कार्बन प्लस नाइट्रोजन, ठीक है, क्या बनेगा, 2Al एल्यूमिनियम नाइट्राइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनेगा। और यहाँ पर मैं ले लेती हूँ 3 कार्बन, तो प्लस में 3CO बन जाएगा, 3CO और प्लस में 2H2O बन जाएगा। ये बना एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब ये एल्यूमिनियम नाइट्राइड अभिक्रिया करता है जल के साथ, क्योंकि जल उपस्थित है, प्लस H2O, और ये जल के साथ अभिक्रिया करके Al2O3 प्लस NH3 गैस बना, ठीक है, एल्यूमिना बन गया अपना, जो एल्यूमिना बनाना चाह रहे थे, एल्यूमिना और अमोनिया गैस निकल गई, ठीक है, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब जो SiO2 की अशुद्धि उपस्थित, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके Si और CO2 बना, CO2 गैस, ठीक है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2CO, ठीक है, और सिलिकॉन अलग सेपरेट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड नहीं बचा। इसी तरह से सभी अशुद्धियाँ अलग हो जाती हैं। देखो एक बार वापस इस अभिक्रिया को बताती हूँ। सरपेट विधि में क्योंकि सारी अशुद्धियाँ उपस्थित हैं, तो इसलिए हमने सरपेट विधि में एक तो चारकोल लिया है कार्बन और एक नाइट्रोजन गैस लिया। उसके साथ अभिक्रिया करने पर एल्यूमिनियम नाइट्राइड हमें प्राप्त हुआ जल के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड है ये जल के साथ अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा और अमोनिया गैस बना देगा, ठीक है। अब ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये तो हमें चाहिए था, एल्यूमिना हमें चाहिए था, यही बनाना था हमें इस अशुद्धियों से अलग करना था। बाकी जो अशुद्धियाँ हैं
सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। और बाकी की अशुद्धियाँ भी, जैसे अपना जल निकला है, अमोनिया निकली है, इसके साथ घुल जाती है। ये बात समझ में आई? तो ये अपना पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ रासायनिक पृथक्करण का, जिसको हमने कुल मिला के 5 बार पढ़ा है। 3 बार तो पढ़ा है एल्यूमिनियम के लिए, 1 बार पढ़ा है सिल्वर के लिए और 1 बार पढ़ा है हमने गोल्ड के लिए। सारी अभिक्रियाएं तुम लिखकर देखोगे। अगर बोर्ड पर, वैसे तो बोर्ड पर क्लियर है, मैंने मोबाइल को पास में रखा है, लेकिन अगर बोर्ड पर कोई भी अभिक्रिया सही से नहीं दिखाई दे रही है तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी अभिक्रियाएं तुम्हारी टेक्स्ट बुक में भी दे रखी हैं, अपनी टेक्स्ट बुक से देखकर तुम लिख सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि हर एक अभिक्रिया संतुलित की जाए और हर एक अभिक्रिया सही लिखी जाए, पर अगर लिखते टाइम कहीं पर थोड़ा बहुत कुछ मिस्टेक हो गई है तो उसको तुम बुक की हेल्प से देखकर करेक्ट कर सकते हो। उसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि इन अभिक्रियाओं को पढ़ना है और याद करना है। अब इसके बाद आते हैं बेटा, देखो सांद्रण कर लिया हमने अयस्क का। अयस्क को सांद्रित करने के अपने 3-4 तरीके थे, वो 3-4 तरीके हमने अपना लिए। अब अयस्क को सांद्रित करने के बाद ये जो अयस्क हमने सांद्रित किए यहाँ पर, जैसे हमने एल्यूमिनियम के अयस्क को सांद्रण किया इसका, ये तो ऑक्साइड के रूप में ही प्राप्त होता है। लेकिन जो अयस्क ऑक्साइड के रूप में प्राप्त नहीं होते उनको पहले ऑक्साइड में बदला जाता है। जैसे कुछ अयस्क हैं तो अपने सल्फाइड के रूप में उपस्थित है प्राकृतिक रूप से, कुछ कार्बोनेट के रूप में उपस्थित है, कुछ सल्फेट के रूप में उपस्थित है प्राकृतिक रूप से। तो उनको हम क्या करते हैं, पहले ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड को अपचयित करके धातु बनाना आसान काम है। सल्फाइड से धातु बनाना उतना आसान नहीं है, कार्बोनेट से सल्फेट से धातु बनाना उतना आसान नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले किसी भी रूप में, अगर हमें ऑक्साइड के रूप में प्राप्त हो रहा है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें अगला स्टेप पे नहीं जाने की जरूरत है। लेकिन अगर ऑक्साइड के रूप में नहीं प्राप्त हो रहा है तो हमें इस स्टेप पे जाने की जरूरत पड़ेगी कि धातु ऑक्साइड का बनना। किस किस के लिए, देखो मैंने यहाँ 2 प्रक्रियाएं लिखी हुई हैं। एक रोस्टिंग जिसको कहा जाता है भर्जन हिंदी में, और कैल्सिनेशन जिसको कहा जाता है निस्तापन। ठीक है, भर्जन और निस्तापन। अब भर्जन हम किसका करते हैं, कल भी मैंने भर्जन निस्तापन बताया था। भर्जन हम किसका करते हैं, सल्फाइड अयस्क का भर्जन किया जाता है, सल्फाइड अयस्क। और निस्तापन हम किसका करते हैं, कार्बोनेट या सल्फेट का, कार्बोनेट अयस्क का मुख्य रूप से निस्तापन किया जाता है। ठीक है, होगा क्या, भर्जन की अभिक्रिया में मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है। अब ध्यान से देखो, इस जिंक का सल्फाइड अयस्क है, इसको मैं यहाँ से मिटा देती हूँ तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखिए ये जिंक का सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की, जिंक ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। ये कॉपर का सल्फाइड अयस्क है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया की, ऑक्साइड बना और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल गई। लेड का सल्फाइड अयस्क है, PbS, PbO बना और SO2 गैस के रूप में बाहर निकल गई। ये बात समझ में आई। कोई भी सल्फाइड अयस्क है किसी भी धातु का, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त कर देता है और अपने आप ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद आते हैं बेटा कार्बोनेट अयस्कों के निस्तापन पर। कैसे करेंगे निस्तापन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है, गर्म किया हमने, गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली जाती है। जिंक कार्बोनेट, कैलेमाइन बोलते हैं इसको, इस अयस्क का नाम कैलेमाइन। कैलेमाइन को हमने गर्म किया, गर्म करके जिंक ऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में चली गई। लेड कार्बोनेट हमने गर्म किया, गर्म करके लेड ऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चली गई। ये बात आई समझ में। कार्बोनेट के जो अयस्क हैं उनको गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाती है और हमें उस धातु का ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। अब मैंने कुछ अभिक्रियाएं और नीचे लिखी हुई हैं, वो अभिक्रियाएं क्या हैं, देखो यहाँ पर इसमें निस्तापन की विधि में मैंने तुमको बताया था कि ऑक्सीजन के साथ अयस्क की अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन ऑक्सीजन उपस्थित तो रहती है, क्योंकि हम निर्वात में अभिक्रिया नहीं करा जा सकते हैं, करानी तो वायुमंडल में ही है अभिक्रिया, तो ऑक्सीजन उपस्थित रहेगी। अब ये ऑक्सीजन क्या करती है कि जो अधातु की अशुद्धियाँ अपने अयस्क के साथ उपस्थित हैं, उन अधातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करके अधातु के ऑक्साइड बना देती है,
उन अशुद्धियों को अलग कर देती है। जैसे सल्फर अगर उपस्थित है अशुद्धि के रूप में तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, और अगर फास्फोरस है तो फास्फोरस ऑक्साइड के रूप में, सिलिकॉन है तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड के रूप में ये अलग हो जाएंगे, ये बिल्कुल अलग हो जाएंगे। और अपने अयस्क का जो ऑक्साइड है वो बिल्कुल अलग रहेगा, क्योंकि ये धातु का ऑक्साइड है और ये धातु का ऑक्साइड अपना क्षारीय ऑक्साइड होता है, ये अधातु के ऑक्साइड है, ये अम्लीय ऑक्साइड होते हैं। तो ये था अपना भर्जन का और निस्तापन का। एक बार भर्जन और निस्तापन में अंतर और तुम्हें गिनवा देती हूँ कौन कौन से अंतर होते हैं, क्योंकि अंतर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखो भर्जन में निस्तापन में सबसे पहला अंतर है कि भर्जन में भर्जन सल्फाइड अयस्क का किया जाता है, निस्तापन कार्बोनेट या सल्फेट अयस्क का किया जाता है। दूसरी चीज़, भर्जन में ऑक्सीजन की अधिकता आवश्यक है, निस्तापन में ऑक्सीजन की अधिकता आवश्यक नहीं है। तीसरी चीज, भर्जन में सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड में बदलता है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस को ऑक्साइड अयस्क में बदलता है। यहाँ तक रख लेते हैं अपना सेंटेंस। भर्जन में सल्फाइड अयस्क ऑक्साइड अयस्क बना देता है, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क ऑक्साइड अयस्क बना देता है। और चौथा पॉइंट डिफरेंस का क्या हुआ, भर्जन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, निस्तापन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। पांचवा पॉइंट अगर लिखना चाहें तो, भर्जन में अधातु के ऑक्साइड नहीं बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को धातु के ही ऑक्साइड बनाने में उपयोग में आ जाती है। निस्तापन में अधातु के ऑक्साइड भी प्राप्त होती है। तो ये अंतर हुआ भर्जन में और निस्तापन में। अब बेटा हम 3 स्टेप चल चुके हैं, 3 कदम चल चुके हैं अपनी धातु को प्राप्त करने के लिए। धातु का ऑक्साइड हमने प्राप्त कर लिया, अब कल इस धातु ऑक्साइड को अपचयित करने की विधियां पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर समय बचा तो आगे भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन धातु को अपचयित करने की सारी विधियां पढ़ेंगे। अपचयित करने के बाद फिर जो आखिरी स्टेप आता है धातुओं का शुद्धिकरण, वो भी शायद से कल शुरू हो जाएगा और होपफुली परसों ये अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम्हारी जो ड्यूटी है, तुम्हें जो काम करना है, तुम्हें काम करना है कि बुक से रीडिंग लगानी है चैप्टर की। जो अभिक्रियाएं यहाँ मैंने लिखी है वो सब अभिक्रियाएं तुम्हारी नोट की हुई होनी चाहिए। नोट्स मैंने कल भेज दिए थे, ठीक है। वो नोट्स नोट करो, अभिक्रियाओं को देखो जो मैडम ने बताई वो अभिक्रियाएं आई है कि नहीं आई हैं, ठीक है। और एक काम तुम्हें ये भी करना है कि साथ साथ जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसको भी देखते चलना है। अभी मैं एक्सरसाइज को इसलिए नहीं करवा रही हूँ कि जब हम रिविजन करेंगे चैप्टर्स का तब मैं वो एक्सरसाइज ही करवाऊंगी तुम्हें। तो एक्सरसाइज करोगे तो पूरा चैप्टर एक बार तुम्हारे सामने रिवाइज हो जाएगा। और अगर कुछ भी ऐसा होगा उस समय कि ये हमें समझ में नहीं आया या हमने इसकी वीडियो नहीं देखी थी, तो वो उस समय तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो बच्चे, मैं तुमसे एक बार यही बोलती हूँ कि अपना जो केमिस्ट्री का पीरियड है इसको पूरी तरह से यूटिलाइज करो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। समझ में आने के बाद तुम लोग अच्छा करते आ रहे हो, 11th में अच्छा रिजल्ट तुमने दिया है और 12th में उससे अच्छा रिजल्ट देना, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत टाइम मिल रहा है पढ़ाई करने का। लेकिन उस पढ़ाई में सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छे नंबर लाने के लिए। थैंक यू।